नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक गाथा से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और इस सांस्कृतिक गाथा के अंतर्गत पे आज हम लोग जो श्रृंखला लेकर आए हैं वह एपिसोड नंबर जो है वह 283 है, यानी इसके पहले 282 वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं और इसमें इस श्रृंखला के साथ ही हम लोग अपने चैनल पर एक नया प्लेलिस्ट जोड़ रहे हैं और नया जो प्लेलिस्ट है वह है प्राचीन भारत के महान नायक एंशिएंट लीजेंड्स। और एंशिएंट लीजेंड्स जब जो है वह मैं प्रारंभ कर रहा था तो मेरे जो है वह दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में पहला नाम जो आया वह नाम जो है वह आर्यभट्ट का आया। तो हम लोग जो है वह आर्यभट्ट के बारे में जो है वह थोड़ा जानने का प्रयास करें कि उनकी उपलब्धियों, उनके जो है वह खोज के बारे में आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराया जा सके। तो आर्यभट्ट देखिए क्या है, आर्यभट्ट का जो समय काल है, टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड 476 से 550 AD यानी ईस्वी माना जाता है और वे भारत के महान गणितज्ञ माने जाते हैं, भारत के खगोल शास्त्री माने जाते हैं तथा भारत के ज्योतिषविद माने जाते हैं। ठीक है। अब आर्यभट्ट का जो जन्म माना जाता है वो जन्म माना जाता है कुसुमपुर। अब कुसुमपुर के बारे में थोड़ा सा जो है वह एक विवाद की स्थिति भी है कि कुसुमपुर कहाँ है। अभी वर्तमान में इसे महाराष्ट्र के रूप में जो है वह स्वीकार किया गया है कि महाराष्ट्र क्षेत्र में है और यह अशमक प्रदेश में था और अशमक प्रदेश में ही जो है वह ये कुसुमपुर माना जाता है। हालांकि जो कहा जाए तो 7वीं सदी के ये गणितज्ञ हुआ करते थे भास्कर। तो 7वीं सदी के गणितज्ञ जो है वह भास्कर ने जो है वह कहा कि कुसुमपुरा जो है वह की पहचान पाटलिपुत्र के रूप में, यानी उन्होंने जो है वह अपनी पुस्तक में कुसुमपुरा के रूप में यानी पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा के रूप में जो है, इसी वजह से एक विवाद है। कुछ लोग जो है वह इसे अशमक मानते हैं कुसुमपुर और कुछ लोग मानते हैं कि कुसुमपुरा अर्थात पाटलिपुत्र ही जो है वह आर्यभट्ट का जन्मस्थल था। जो भी हो, लेकिन ये तो तय है कि आर्यभट्ट का जो जीवन है उसका काफ़ी वर्ष जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय में जो है वह बीता था, यानी उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में बिताया था। उनके जीवन का एक प्रमुख काल जो है वह वहाँ पे बीता था। तो ये जो है वह जो है वह बिल्कुल स्पष्ट है और माना जाता है कि शायद उनके शिक्षा के क्रम में जो है वह उनका संबंध वहाँ से रहा होगा। अशमक, ये अशमक का क्षेत्र, ये जो है वह नर्मदा नदी है और ये जो है वह गोदावरी जो है वह और ये कृष्णा जो है एक नदी। तो इस क्षेत्र को ही दरअसल अशमक के रूप में जो है वह माना गया, ये अशमक है और यहाँ पे पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र। तो ये पाटलिपुत्र का क्षेत्र, यानी कुछ इसे पाटलिपुत्र के रूप में मानते हैं और कुछ जो है वह इसमें अशमक के रूप में जो है वह मानते हैं। यहाँ जो है वह यही जो पाटलिपुत्र है वो वर्तमान में पटना के रूप में जो है वह माना जाता है और जो अशमक है वो वर्तमान में महाराष्ट्र के रूप में माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का यह भग्नावशेष जो है वह देख सकते हैं हम लोग कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो आज भग्नावशेष है वह इस रूप में दिख रहा है और इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो जो है वह बनाऊंगा नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर, जो निश्चित तौर पर जो है वह उसकी जो है वह उपलब्धियों के बारे में बताएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय कैसा था, क्या था। अब देखिए, ये महान आर्यभट्ट का जो है वह एक कहा जाए सांकेतिक चित्र है। कोई जो है वह फोटो तो उपलब्ध हो नहीं सकता है, सांकेतिक चित्र जो है वह है उपलब्ध। मान्यता है कि आर्यभट्ट ने जो है वह 3 पुस्तकों की रचना की थी और इसमें से पहले थी आर्यभट्टीय, जिसे आर्यभट्टियम भी कहते हैं, दूसरा जो है वह 10 गीतिका और तीसरा जो है वह आर्य सिद्धांत। इसमें से पहली पुस्तक जो वह मूलतः गणित पर थी, दूसरी पुस्तक मूलतः गणित पर थी और आर्य सिद्धांत मूलतः खगोल शास्त्र पर था, जिसे हम एस्ट्रोनॉमी भी जो है वह अंग्रेजी में कहते हैं, और गणित मैथमेटिक्स। हालांकि उनके खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी एवं ज्योतिष जो है वह शास्त्र जो है वह एस्ट्रोलॉजी की जो गणना है वो पूर्णतः गणित पर ही आधारित थी। यानी ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोनॉमी की जो गणना है वो एस्ट्रोनॉमी की गणना कोई जो है वह यूं ही गणना कर दी गई, पूरी तरीके से गणित पर ही आधारित उन्होंने जो है वह गणना की है। इसका मतलब है गणित को खगोल शास्त्र से वो मैच कराया है उनको। आर्यभट्टीय पुस्तक जो है वह देखा जाए तो वो काव्य शैली में लिखा हुआ है और इस काव्य शैली यानी गणित की पुस्तक काव्य शैली में लिखी हुई है। इसका मतलब है कि आप समझिए कि गणित के ऊपर कितनी जो है वह पकड़ होगी कि उसे काव्य शैली में प्रस्तुत कर दिया गया। तो उसमें 108 छंद हैं और 13 अतिरिक्त जो है वह जिसे परिचयात्मक छंद जो है वह कहा जाता है, 13 अतिरिक्त हैं।
यानी टोटल जो है 108 जो है वह है, 13 अलग है, यानी दोनों को अगर जो है वह संयुक्त कर दिया जाए तो जो है 121 जो है वह छंद है। और इसमें से गणित के जो है वह सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया है और उसमें से कई गणित मिलते हैं, जिनमें से हम लोग कहें तो उसमें अंक गणित या एरिथमेटिक जो है वह मिलता है, उसमें बीज गणित या जो है वह एलजेब्रा मिलता है, उसमें त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री जो है वह के सूत्र मिलते हैं। इन सब के सूत्र जो है वह प्राप्त होते हैं किसमें? आर्यभट्टीय पुस्तक में। ये उस समय की बात है जब जो है वह हम लोग बात कर रहे हैं 5वीं सदी की, 499 ईस्वी में जो है वह माना जाता है कि आर्यभट्टीय पुस्तक की रचना जो है वह हुई थी। अब देखिए आर्य सिद्धांत, जो आर्य सिद्धांत उनकी खगोल शास्त्र पुस्तक है, खगोल विज्ञान पर आधारित है, उसकी मूल प्रति उपलब्ध नहीं है। और मूल प्रति कहाँ गुम हो गई, क्या हो गई, कुछ पता नहीं है। लेकिन उनके जो है वह आर्य सिद्धांत के आधार पर कुछ पुस्तकें लिखी गई थी। उनमें से जो है वह देखिए वराह मिहिर की पुस्तक है 5th सेंचुरी में, ब्रह्मगुप्त की पुस्तक है 7th सेंचुरी में, और भास्कर जो है वह एक महान जो है वह गणितज्ञ वो भी थे जो 7th सेंचुरी में, इनकी रचनाओं के द्वारा जो है वह आर्य सिद्धांत की जानकारी मिलती है। यानी ये लोग जो है वह रेफरेंस लेते हैं किसका? आर्य सिद्धांत का। तो आर्य सिद्धांत का रेफरेंस लेकर बताते हैं कि आर्य सिद्धांत में ये था। इससे हम लोगों को जो है वह अप्रत्यक्ष तौर पर यह सूचना मिलती है कि आर्य सिद्धांत में था क्या। तो आर्य सिद्धांत में क्या था उसकी जानकारी हम ले। तो पहली बात है कि जो दिवस डेज की गणना, आर्यभट्ट के पहले जो डेज की गणना होती थी वो सूर्योदय से होती थी। जैसा कि आज भी जो है वह कई लोग जो है वह सूर्योदय से जो है वह दिन की तिथि मानते हैं, पुराणों जो खास करके जो है वह हिंदू मान्यताओं में विश्वास करते हो। लेकिन आर्यभट्ट ने आर्य सिद्धांत में जो है वह मध्य रात्रि से जो वह दिवस की गणना प्रारंभ की, जो आधुनिक काल में है। इसका मतलब है आज जो हम लोग सोच रहे हैं 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने जो है वह सोचा है। उन्होंने कई यंत्रों की जानकारी दी जो इस पुस्तक में उल्लिखित जो है वह है, और उसमें से जो है वह देखिए नोमोन जो एक शंकु यंत्र है यानी कोन मशीन है, परछाई यंत्र शैडो मशीन, छत्र यंत्र, मशरूम जो है वह मशीन, कोण मापी उपकरण, एंगल जो है वह मेजरिंग टूल्स, इन सब के माध्यम से दरअसल खगोल विज्ञान को जो है वह आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया था। इसका मतलब है यूं ही केवल अनुमान नहीं है बल्कि यंत्रों का मदद लिया गया है। ठीक है, ये यंत्र जो है वह आधुनिक यंत्रों से भिन्न थे, लेकिन निश्चित तौर पर यंत्रों के मदद से ही खगोल विज्ञान जो है वह को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने जो है वह जो कुछ सिद्धांत जो है वह बताया है, उनको जो भी प्रतिपादित सिद्धांत है उनकी पुस्तकों में उन प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में हम लोग कुछ संक्षिप्तता से जानने का प्रयास करते हैं। आइए, पहला उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ये पहली बात कि पृथ्वी जो है वह अपने एक्सिस, अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। इसके पहले यह नहीं मान्यता थी, ये मान्यता सबसे पहले आर्यभट्ट ने जो है वह दी। उसके बाद जो है वह देखिए उन्होंने बताया कि ग्रह जो है वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो सन सेंट्रिक है, यानी सूर्य की परिक्रमा जो है वह ग्रह कर रहे हैं। ये बात जो है वह हम लोगों को पढ़ाया गया है कि कोपरनिकस ने जो है वह बताया था, और कोपरनिकस का टाइम पीरियड जो है वह 15वीं सदी जो है और 16वीं सदी के प्रारंभ का माना जाता है। लेकिन इनके कोपरनिकस के 1000 साल पहले आर्यभट्ट जो है वह इस बात को जो है वह बता चुके हैं, जो हमारे जो है वह अध्ययन प्रणाली से जो है वह विलुप्त कर दी गई। क्यों विलुप्त कर दी गई? निश्चित तौर पर इसके पीछे जो है वह सोचा जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए कि क्यों विलुप्त कर दी गई। 1000 साल पहले जो है वह उन्होंने इस बात की चर्चा जो है वह की है, और उन्होंने बताया, देखिए क्या लिखा है। उन्होंने लिखा कि नाव में बैठा हुआ मनुष्य जब प्रवाह के साथ आगे बढ़ता है, नाव में बैठा हुआ मनुष्य जब प्रवाह के साथ आगे बढ़ता है तो उसे वो समझता है कि वृक्ष, पाषाण यानी पत्थर, पर्वत, ये सब जो उल्टी गति से जा रहे हैं, ये सब उल्टी गति से जा रहे हैं। नाव आगे बढ़ रही, उल्टी गति से जा रहे हैं। जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि वृक्ष, पाषाण, पर्वत ये स्थिर हैं और नाव गतिशील है। वो कहते हैं कि उसी प्रकार गतिमान पृथ्वी पर से स्थिर नक्षत्र भी, नक्षत्र यानी कि जो है वह एक प्रकार से कॉन्स्टेलेशन, तारामंडल, नक्षत्र भी उल्टी गति से जाते हुए जो है वह दिखाई देते हैं।
यानी जो नक्षत्र है वो उल्टी गति से जाता हुआ दिखाई देता है, परंतु यह हमारा जो है वह क्या है, जैसे हम वृक्ष को जो है वह चलता हुआ महसूस कर लें तो यह हमारी भूल होगी, वैसे ही नक्षत्र को चलता हुआ महसूस कर लें यह हमारी भूल होगी। इसका मतलब है पृथ्वी चल रही है, ठीक है। तो उन्होंने आकाश के घूमने की परिकल्पना का खंडन कर दिया। यानी इसके पहले जो है वो माना जाता ये था कि पृथ्वी स्थिर है और आकाश उसके चारों ओर घूम रहा है, और ये जो है वह उन्होंने इस मान्यता का खंडन कर दिया। और इसी से फिर डिराइव उन्होंने किया कि हम जो सोलर सिस्टम है, जो सौर मंडल जो है, आज का सौर मंडल, उस समय सौर मंडल नाम नहीं था, लेकिन यानी हमारी जो पृथ्वी है वह जो है वह सूर्य का परिक्रमण कर रही है। ये बात जो है वो उन्होंने स्थापित की। उन्होंने जो है वह किसी वृत्त की परिधि, यानी जो है वह जो सर्किल होते हैं उस सर्किल की परिधि, जो सरकमफ्रेंस होती है और डायमीटर, उनका संबंध जो है वह बढ़िया से बताया। जैसे आज सरकमफ्रेंस जो है वह पाई डी जो है वह वर्तमान में जो है वह है, और उन्होंने जो है वह बताया कि ये 62,832 अनुपात 20,000 है। तो इसको जो है वह अगर जो है वह आप देखिएगा तो ये वर्तमान के अनुसार से बिल्कुल जो है वह वही संख्या जो है वह आती है पाई के अनुसार से। इसको अगर इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो ये 3.14 जो है वह आएगा, और इसी वजह से उन्होंने पाई का मान जो है वह 3.14 बताया, जो आज भी गणित में हम लोग 3.14 ही जो है वह मानकर चलते हैं। और ये आर्यभट्ट ने 1500 साल पहले स्थापित किया है। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी की परिधि यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ भी बताया, और सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ जो है उन्होंने जो गणना की, देखिए उन्होंने किलोमीटर में तो नहीं की थी, ठीक है। तो उन्होंने जो दूरी बताई थी उस दूरी को कन्वर्ट किया गया किलोमीटर में, और किलोमीटर में कन्वर्ट करने पर जो है वह हमें इतना किलोमीटर जो है वह मिलता है, यानी 39,968 39,968 जो है वह किलोमीटर मिलता है। और आज जो है वह है कितना, तो 40,000 जो है वह 075, यानी इसमें और इसमें जो भिन्नता है वह लगभग जो है वह अगर हम लोग देखें तो 107 किलोमीटर की जो है वह भिन्नता है सरकमफ्रेंस में। और ये जो है वह कहा जा सकता है कि 0.2% का एरर जो है वह माना जा सकता है। इसका मतलब है आज से 1500 साल पहले जब उनने विकसित यंत्र नहीं थे, तब उन्होंने पृथ्वी की परिधि सरकमफ्रेंस को जो है वह एग्जैक्ट जो है वह बता दिया था। उन्होंने गणित में जो है वह शून्य का आविष्कार किया। ये तो जो है वह सारे हम लोग कह सकते हैं कि खगोल जो है वह से जुड़े हुए थे। गणित में शून्य का आविष्कार जो है वह, यानी शून्य के आविष्कारक माने जाते हैं। हालांकि शून्य के सिद्धांत को पहली बार जो है वह ब्रह्मगुप्त जो है वह देते हैं 628 AD में। यानी उन्होंने जो है शून्य के सिद्धांत के बारे में लिखा नहीं, लेकिन हम लोग मानते हैं कि शून्य का सिद्धांत जो है वह किसने जो है वह आविष्कार किया है, तो आर्यभट्ट ने जो है आविष्कार किया है। और जो 19वीं सदी के एक महान जो है वह कहा जाए साइंटिस्ट जो है वो 19वीं सदी सदी के रहे हैं, जिन्हें हम अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वह कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है वह ये कहा था कि भारतीय जो है वह वैदिक परंपरा का धन्य जो है वह है, भारत के ग्रंथों का धन्य है कि उन्होंने शून्य जो है वह का आविष्कार किया, और उस शून्य की वजह से हमारा विज्ञान जो है वह आगे बढ़ पाया। यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वह इस बात की वकालत करते हैं। तो ये आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट के पूर्व जो है वह ये क्या माना जाता था कि सूर्य जो है वह क्या है, पृथ्वी का चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये माना जाता था। ये पृथ्वी है अर्थ, और माना जाता था कि सूर्य जो है वह चक्कर लगाता है। और जो है वह आर्यभट्ट ने जो है वह स्थापित करके बताया कि नहीं सूर्य है ये, और जो है वह जो ग्रह है यानी पृथ्वी ये जो है चक्कर लगा रही है। और उन्होंने ही जो है वह पाई का मान 3.14 के रूप में दिया। तो इस प्रकार से जो है वह कहा जा सकता है कि आर्यभट्ट अपने समय काल के काफ़ी आगे थे, या फिर हम लोगों ने कहा जाए कि हम लोग आर्यभट्ट की खोज, आर्यभट्ट के सिद्धांतों को काफ़ी हद तक जो है वह भुला दिए। लेकिन अब फिर से समय आ गया है कि हम लोग जो है वह आर्यभट्ट के इन खोजों को जाने, समझे और इन्हें प्रचारित प्रसारित जो है वह करें। इस श्रृंखला में हम लोग यहीं तक रखते हैं। मैं अनिल केसी आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।